वली सर, इस महीने बख्तियार और निसार साहब की शादी है और तमाम वो काम जो दरमियान में लटके थे मुकम्मल हो चुके। अब क्या इरादा है आपका? मोहसिन मेरा माजी खोद रहा है नवाज, उसने एकदम उसकी बात काट कर कहा, मगर लहजा बिल्कुल हमवार था। ना तैश ना कुछ और। शाहनवाज बेख्तियार खामोश हुआ। जी सर, वो बस तजस्सुस के मारे पूछ पूछ कर रहा है और सिर्फ मुझसे ही नहीं की इत्तफाक होगा। और सिर्फ मुझसे ही किया इत्तफाक होगा सर, लेकिन तुम भी और मैं भी, हम दोनों जानते हैं कि इस दुनिया में इत्तफाक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सब तयशुदा होता है, प्री प्लान। उसने संजीदा सा अबरू उठाकर उसे देखा तो नवाज ने थूक निकला। वली की अंदर तक उतरती गहरी निगाहें उसे बौखलाई दे रही थी। सर, मैं देखता हूँ कि वो क्या करना चाह रहा है और जितनी जल्दी तुम देखोगे उतना ही बेहतर होगा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि वो किसके कहने पर ये सब कर रहा है और ये इलाही बख्श बाहर क्या कर रहा है? उसके बेटे का मसला अभी तक सीधा नहीं हुआ। उसने बैक वक्त सवाल किए तो शाहनवाज पल में संभला। वो चाहता है कि आप एक दफ़ा एएसपी साहब से बात कर लें तो वो उनके बेटे को रिहा कर देगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। उसका बेटा ज़मीनी मसले में एकदम एक कत्ल के जुर्म में जेल के अंदर था, मगर कम उम्री के बाइस उसे यूं सलाखों के पीछे रखना कानूनन दुरुस्त नहीं था। मगर वो एएसपी इलाही बाग से कोई पुरानी खार उतारता तकलीफ देने के लिए उसके बेटे को अंदर किए हुए था। उसने फ़ोन कान से लगाकर दूसरी तरफ को जाती घंटी संजीदगी से सुनी। अगले ही लम्हे फ़ोन उठा लिया गया। वालेकुम अस्सलाम, उसने सर को खम देकर जवाब दिया था। मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि और कितना टाइम तुम करम बख्श को लॉकअप में रखोगे? उसका बाप परेशान है, रिहा कर दो उसे महमूद शाह। उसने अच्छे जानने वालों की तरह उसे कहा तो वो फ़ौरन मान गया, मगर फिर उसकी अगली बात सुनकर जैसे साकित हुआ था। तो तुम कह रहे हो कि वो लड़का भले ही कम उम्र है लेकिन वो महारत रखता है इस किस्म के कामों में, यानी कत्ल और इक़दाम कत्ल में? उसे हैरत नहीं हुई थी, मगर इतने शरीफ बाप की औलाद का सुनकर उसे ज़रूर हैरत हुई। किसकी क़यादत में काम करता है वो लड़का? उसने अंधेरे में एक तीर चलाया और जिस तरह तीर निशाने पर लगा था उसने उसे महसूस किया। तो हाशिम मोहतरम का हाथ है उसे ऐसा बनाने में। ठीक है, तुम रिहा कर दो उसे, लेकिन उसे सीधा मेरे पास भेजो, मैं उससे एक आध बात करना चाहता हूँ। उसने फ़ोन रखा और चंद पल सोचती नज़रों से किसी गैर मरई नुक्ते को देखेगा। हाशिम भला क्यों उस लड़के की ऐसी तरबियत करने लगा, और वो भी इतना कम उम्र लड़का? उसे पता था कि लोगों की मुफलसी और लाचारी से खेल कर हाशिम ने बहुत से ऐसे लोग अपनी तरफ कर रखे थे और उनको एक ख़ास किस्म की तरबियत देने के बाद उसने अपने पास रखा हुआ था। वो जो कराई के कातलों की बात करता था तो वो लोग इन्हीं लोगों में से हुआ करते थे जिन्हें अरसे तक हाशिम ने पाला होता और तराश कर अपने करीब रखा हुआ था। मगर इलाही बख्श का बेटा ही क्यों? वो तो इस इलाके का था ही नहीं, वो तो था भी शेख समान के इलाके का। कहीं कुछ गलत था? उसकी छठी हिस्स ने आगाही दी, मगर क्या गलत था उसे अभी के अभी जानना था। ये कुछ पल ज़मीनी मामलात को निपटाते निपटाते उसे वक्त का पता ही नहीं चला। 12 बजे अमल की छुट्टी थी और अभी 11:15 बज रहे थे। उसे 11:30 तक निकलना था। सो उसने इत्मीनान से घड़ी देखकर अपना काम जारी रखा। दफतन करम बख्श ने दरवाजे में दाखिल होकर इजाज़त चाही तो उसने सर उठाकर उसे देखा। वो 17 साला दुबला पतला लड़का जिसकी पेशानी पर बाल नौउम्र लड़कों की तरह बिखरे पड़े थे, मगर वो अपनी उम्र के लड़कों की तरह हंसता मुस्कुराता नहीं था। उसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म का तनाव वली ने हमेशा देखा था। उसने टेक लगाकर उसे इजाज़त दी थी अंदर आने की, तो वो सलाम करता अंदर आकर कुर्सी खींच बैठा। वली ने आंखें सुकेड़ कर गहरी नज़रों से उसे देखा। कब से काम कर रहे हो तुम हाशिम के लिए? 14 साल की उम्र से। उसका जवाब बहुत स्पार्ट था, वो जैसे हंसना जानता ही नहीं था। क्यों करते हो उसके पास काम? तुम्हारे वालिद को मालूम है इस बारे में? बहुत मोहतात सवाल कर रहा था वली। कुछ गलत था? कहीं बहुत कुछ गलत था? जानते हैं वो काम करने देते हैं तुम्हें? नहीं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं मेरा वहाँ काम करना, लेकिन मुझे उनकी पसंद नापसंद से कोई गर्ज नहीं। उसके लहजे की बगावत और आंखों में छाई वीरानी। वली को बहुत कुछ एक साथ याद आया। तुम क्यों करते हो उसके पास? तुम क्यों काम करते हो उसके पास? क्या जानते नहीं हो कि ज़माने भर का बदमाश है वो आदमी? अच्छे लोगों में उठता बैठता नहीं है, और जिस काम के लिए अब वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है जानते भी हो कितना ख़तरनाक काम है वो। उसने अब के ज़रा दरुस्ती से उसे झाड़ा तो उसने ज़रा की ज़रा नज़र ऊपर को उठाई। कौन जाने कि कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है। उसकी अजीब सी मुस्कुराहट पर वली ने सामने बैठे लड़के को बहुत गौर से देखा। मतलब, अगर आपने मुझे इस सब के लिए बुलाया है तो बेहतर है कि मैं वापस चला जाऊं। बैठो वापस, उसने इतनी दरुस्तगी से कहा कि लड़का अगरचे किसी का असर नहीं लेता था, फिर भी उठते उठते बैठ गया। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि तुम उसके पास बगैर किसी मकसद के काम नहीं कर रहे।
कोई वजह तो ज़रूर है, अगर तुम मुझे वजह बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। सख्त लहजे को उसने हतुल वसा हमवार रखने की कोशिश की थी। लड़के ने उसे ज़ख्मी निगाहों से देखा। मैं वजह बताने का आपको पाबंद नहीं हूँ, अगर तुम नहीं भी बताओगे तो मेरे पास सब कुछ खोद निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। ये दुनिया बहुत छोटी है करम, इसमें किसी का राज राज नहीं होता। तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें खोजता वो सब जान लेगा जो उसे नहीं जानना चाहिए था, कोई और। इसीलिए जितनी आसानी से तुम मुझे बताओगे उतनी आसानी से मैं जाने दूंगा। करम की बेतासुर आंखों में पल भर के लिए ऐसा कुर्ब उभरा कि वली साकित रह गया। उसे उस लड़के को देख न जाने क्यों स्याह कोठरी में कैद दर्द से बिलखता लड़का याद आया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ मुझे क्या मसला है। अगर तो तुम पैसों के लिए उसके पास काम कर रहे हो तो अभी के अभी छोड़ दो। यहाँ इस डेरे पर बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो, मगर वो काम मत करो। अब कि उसने तहम्मुल से बात मुकम्मल की तो लड़का आंखों में पानी लिए मुस्कुराया। काश के बात सिर्फ पैसों की होती सरकार, काश के सिर्फ यही बात होती, मगर नहीं। मैं उसकी तलवार से उसको ज़िबा करूँगा, ये कसम खाई थी करम ने अपनी बहन को दफनाते, और अब कसम के साथ ही मेरी ज़िंदगी वापस था। उसकी मुबहम बातें नतीजा खेज नहीं थी। वली नासमझी से उसे देखेगा, जा सकते हो तुम। चंद पल उसे जांचने के बाद उसने उसे कहा तो वो उठ खड़ा हुआ। मुड़ने ही लगा था कि वली की आवाज़ ने उसके कदमों को जंजीर किया। मैं किसी को भी अपने राजों में शरीक करने का हामी नहीं हूँ करम, मगर आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, और हाशिम मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कभी किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, और अकेले किसी खौफनाक सफ़र पर मत निकलना। ये दुनिया तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा जालिम है। साकित फ़िज़ा में सिर्फ दो नफूस के सांस की आवाज़ बाकी रह गई थी। वो कुछ लम्हे सुन खड़ा रहा, फिर तेज़ी से उसके ऑफिस से निकला। करम के अंदर कुछ बहुत उथल पुथल हो रहा था। उसने छुट्टी पर नाजिया और अमल दोनों को लिया और गाड़ी हवेली के रास्ते पर डाल दी। वो दोनों पेपर्स खत्म होने की खुशी में कदरे पुरजोश से आज के पेपर को डिस्कस कर रही थी, और साथ साथ उस शख्सी इनविजिलेटर को भी कोस रही थी जिसकी मौजूदगी में उनका सांस खुशकुआ पड़ा था। तौबा, उन्हें देखकर तो खौफ ही आ रहा था मुझे, एक तो इतनी बड़ी सारी और ऊपर से उनका गुस्सा। नाजिया ने कहकर झुरझुरी ली और उसने सुनकर शुक्र जान छूटी हमारी पेपर से। सूली पर लटका रखा था मुझे तो जब से शुरू हुए थे, मगर आज मैं सिर्फ और सिर्फ सोऊंगी और कुछ भी नहीं करूंगी। जवाबन फाइल्स को इकट्ठा करके साथ गोद में रखते उसने भी दबी दबी सी खुशी से कहा, आखिर पेपर्स के बाद की खुशी से भी ज़्यादा इस दुनिया में कोई आसूदा लम्हा होता है भला। उसका चेहरा भी खुशी से चमक रहा था। गाड़ी को ड्राइव करते संजीदगी से बाहर देखता वली किसी सोच में डूबा था। सोच की लकीरें उसकी पेशानी पर बखूबी देखी जा सकती थी। उन दोनों की बातों से लाताल्लुक उसे अभी तक करम का पुरस्कार रवैया उलझाए हुए था। क्या था जिसे वो छुपा रहा था? क्या हो सकता था भला? इतना तो उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि जो भी था बहुत भयानक था, मगर क्या? हर मुमकिन बात सोचकर वो खुद ही अपने तखय्युलात की तरदीद कर अजीब मखमसे में फंसा था। एकदम से नाजिया और अमल की हंसी पर चौंका। वो दोनों किसी बात से लुत्फानंदोज होती अभी तक हंस रही थी। उसने सर झटक कर ध्यान ड्राइविंग की तरफ लगाया। हवेली के बाहर उसने कार रोकी तो नाजिया और अमल दोनों गाड़ी से उतरकर हवेली के जहाजी गेट के अंदर दाखिल होती नजर आए। वो बेध्यानी में उनको जाता देख रहा था। क्या वजह हो सकती है? क्या करम से कुछ ऐसा हो गया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और अब हाशिम उसे उस सब की वजह से ब्लैकमेल करके अपने पास रखे हुए है? ऐसा होता तो करम कब का इतराफ़ कर चुका होता, क्योंकि वो जानता है कि वो अंडर एज है। और उसने गहरा सांस लेकर जैसे बहुत सी सोचों को झटका। उसी पल हवेली के दाखिली दरवाजे के अंदर जाती नाजिया मुड़ी और उसे मुस्कुरा कर देखा और आगे बढ़ गई। अमल ने उसकी यह हरकत नहीं देखी थी, वो अंदर जा चुकी थी। उफ, वली ने खौफ से गहरी सांस ली और गाड़ी डेरे की जानिब बढ़ाई। ये लड़की ना इसे मरवाएगी किसी दिन। नाजिया की हरकत पर सख्त खौफ का शिकार होता वो अब फिर से जहन झटक रहा था। मोहसिन, क्या करते फिर रहे हो तुम आजकल? शाहनवाज उसके सर पर पहुंचकर बोला तो वो लम्हे भर को हड़बड़ा गया। उसे इतनी बराह रास्त पूछ की कोई उम्मीद ना थी। मैं क्या कर रहा हूँ? फौरन लड़खड़ाती जुबान को उसने संभाला। बस फितरी तजस्सुस मुझे यहाँ ले आया। एक ऐसा बंदा जिसका ना ख़ानदान, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड, ना कोई आगे ना पीछे। वो या तो आसमान से टपका है या फिर ज़मीन से उगा है। मैं इन सब बातों पर मज़ीद सब्र नहीं कर सकता, इसीलिए छान फटक के लिए निकल खड़ा हुआ। कंधे उचका कर उसने कहा तो शाहनवाज के अब्रू तने। वली सर को तुम्हारी छान फटक का पता चल गया, और अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें फटक कर रस्सी पर डाल देंगे। नवाज के खबरदार करने पर उसने नाक से मक्खी उड़ाई।
मुझे कौन सा किसी एजेंसी ने हायर किया है ये सब करने के लिए, मैं तो खुद की तस्कीन के लिए ये सब कर रहा हूँ और कुछ नहीं, उसने साफ गोई से बताया। वो चंद पल उसे मशकूक नज़रों से देखता रहा। क्या मिला अब तक तुम्हें उनके बारे में? बहुत ताक कर सवाल किया था नवाज ने। मोहसिन लम्हे भर को ठहरा। उसे सवाल से ज़्यादा उसका अंदाज़ अजीब लगा। यही कि वो सरदार बाबा के सगे बेटे नहीं हैं, बस, या कुछ और? मुझसे कुछ मत छुपाना। उसकी सुकड़ी हुई तीखी नज़रें। मोहसिन को अब पेशानी पर पसीना आने लगा। मैं नहीं कर पा रहा कुछ भी शाह सर, आप डरा क्यों रहे हैं मुझे? मैं कुछ नहीं छुपा रहा आपसे, सीधे स्वभाव से पूछा था कि बता दें आप वली सर के बारे में, अब भी बता नहीं रहे हैं फिर आप, और फिर ऐसे शक भी कर रहे हैं। उसने ज़रा खफकी से नौउम्र लड़कों की तरह नाक सकोड़ कर कहा। तो नवाज की पेशानी के बल ढीले पड़े। गहरा सांस लेकर उसने मोहसिन को देखा। किसी की ज़िंदगी को यूं बिला वजह नहीं खोदते मोहसिन, कभी भी नहीं, क्योंकि इंसान बहुत से दरवाज़ों को खुद पर अरसे से बंद कर चुका होता है, फिर कोई उन्हें यूं जाकर खोल दे, ये दुरुस्त नहीं। बंद दरवाज़ों के पार अक्सर भयानक राज होते हैं, जिनका जान लेना किसी भी तौर भलाई के ज़ुमरे में नहीं आता। मोहतात रहो और कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, चलता हूँ। वो उठकर गया तो मोहसिन दरवाजे को ही देखता रहा। उसके सामने बहुत कुछ ऐसा चल रहा था कि जिनके दरवाजे वो खुद पर बंद नहीं कर सका था। उसे वली की ज़िंदगी से नहीं, उसके साथ से दिलचस्पी थी, मगर क्या करता, वो मजबूर था उसे खंगालने पर, क्योंकि जिसकी उसे ज़रूरत थी, अगर वो वली ना निकला तो फिर बहुत बड़ा झोल हो जाना था। मगर अभी ये बात शाहनवाज़ को बताना सरासर बेवकूफ़ी थी। उसे खुद से सब कुछ जानकर वली के पास जाना था और बहुत जल्द जाना था, क्योंकि कब्रों में दफन उसके घराने के लोग अब भी इंसाफ के लिए सिसक रहे थे और उसे उनको इंसाफ दिलाना था, चाहे फिर जैसे भी। कुदरत ने उसे ज़िंदा रखा था तो उसका सिर्फ एक मकसद था, और वो था इंतकाम, हुसैन अहमद से इंतकाम, जिसने उसके घर को उजाड़ दिया था। रात की स्याही में चमकती हवेली शान से सर उठाए खड़ी थी, ऐसे कि उसे देखने के लिए इंसान को अपनी आंखें चुंधियानी पड़ती। उसका हुस्न वैसे ही नजरों को खीरा करता। जर्द कुमकुमों से रोशन हवेली में आज फिर से ढोलक रखी गई थी, और इस दफ़ा बख्तियार, निसार, नफीस, घर के सारे लड़के इकट्ठे थे और सब मर्दाने में विराजमान थे। और इस तरफ लाउंज में दोशीज़ाओं ने खूब रौनक लगा रखी थी। अमल ने मुस्कुराकर रीलिंग से नीचे झांका। उसके अतराफ से गिरते सिल्की बाल खुले होने के बायस नीचे झूल रहे थे। नाजिया ने उसे मुस्कुराकर नीचे आने का इशारा किया तो वो सर हिलाती वापस मुड़ी। सूट चूड़ीदार पजामे और सुर्खी रंग की लंबी कमीज जेब तन किए उसने गोया सारी हवेली में रोशन कुमकुमों की रोशनी खुद में समो ली थी। कानों से लटकते सिल्वर झुमके उसके सर की जरा सी जुम्बिश पर झूम रहे थे, मगर वो परवाह किए बगैर सिल्की बालों को हाथ से समेटती नीचे उतरने लगी। सहज सहज कर तो उतरती अमल ने बहुत सी गर्दनों को अपनी जानिब घूमते देखा था। वो थी ही इतनी खूबसूरत। उसी पल वो हवेली दाखिल हुआ। सुबह वाले कत्थई कमीज सलवार में मलबूस स्याह शाल को गर्दन के गिर्द लपेटे, हमेशा की तरह आम से हुलिये में वो फ़ोन कान से लगाए शायद किसी से बात कर रहा था। वही मसरूफ़ सा वली। जी बाकी साहब, दीन साहब की बेटी का केस। उसकी नज़र बेसाख्ता अमल पर पड़ी। सिल्की बालों को हाथ से रोके वो झुककर किसी उम्र रसीदा खातून से मिल रही थी। उसके चेहरे पर पड़ते सुर्ख अक्स ने उसके चेहरे का रंग आतिशी कर दिया था, गोया धुली हुई सुर्ख चांदनी हो। एक पल लगा था उसे संभलने में। गहरा सांस लेकर उसने चेहरा फेरा। कभी कभी अमल उसे ऐसे ही बेबस कर दिया करती। जी बाकिर साहब, जी उनके केस का फैसला आ चुका है, आप बस मामलात आगे बढ़ाइए जी। उसने कदम जीनों की जानिब फेरे। उसे सरदार बाबा ने बुलाया था, नहीं तो इस वक्त ऐसे लड़कियों के रश में वो कहाँ से आता। हरकतें करती लड़कियों से सख्त एलर्जी थी। अमल ने उसे देखा नहीं, वो अभी तक खातून से बातें कर रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर बीजान की आवाज़ पर अंदर दाखिल हुआ। जमान एक तरफ कुर्सी रखे बैठे थे और बीजान बैकग्राउंड से टेक लगाए हुए थी। दोनों को एक नज़र देखकर वो मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा बंद करता सोफे पर आ बैठा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर बीजान की आवाज़ पर अंदर दाखिल हुआ। जमान एक तरफ कुर्सी पर बैठे थे और बीजान बैकग्राउंड से टेक लगाए हुए थी। दोनों को एक नज़र देख वो मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा बंद करता सोफे पर आन बैठा। अस्सलामुअलैकुम सरदार बाबा। सरदार बाबा, बाकिर साहब ने मुझसे फ़ोन पर अभी बात की है, वो इस वक्त काम की कोई बात नहीं होगी। बीजान ने उसे टोका। उसने चौंक कर सरदार बाबा को देखा। जवाबन उन्होंने मुस्कुराहट दबाकर कंधे उचकाए।
जैसे कह रहे हों कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कहें आगा जान। बी जान के कहने पर ज़मान कुर्सी पर आगे को हुए। वो अब तक सवालिया नज़रों से दोनों को देख रहा था। तुम जानते हो कि बख्तियार और निसार दोनों की शादी हो रही है। हम दोनों चाहते हैं कि उन्होंने बी जान की जानिब देखा तो वो मुस्कुराए कि तुम्हारी भी अब शादी हो जानी चाहिए। अब के वो बहुत ज़ोर से चौंका। शादी? उसने पलकें झपकाई। मगर मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं सरदार बाबा शादी करने का। उसने साफ गोई से कहा तो बीजान ने खफगी से देखा। ये क्या बात हुई भला? शादी अब नहीं करोगे तो कब करोगे? वो उनकी बात पर हंस पड़ा। बीजान मुझे नहीं करनी शादी। मैं क्या करूँगा शादी करके? अब के हंसने की बारी जमान की थी। उसके भोंडे से सवाल पर बीजान भी हंसी थी। वो झींप कर रह गया। दिफा करने के चक्कर में पता नहीं उसने क्या कह दिया था। मेरा मतलब है कि आप सिर्फ इन दोनों की शादी निपटाए। मेरा तो वैसे भी शादी का भी कोई इरादा नहीं। जल्दी से तस्वीर की। उसका शादी कभी भी करने का खैर से कोई इरादा नहीं था। बस हम ये पूछ रहे हैं कि कोई पसंद है तो हमें बताओ, हम रिश्ता लेकर जाएंगे उनके घर। जाहिर है शादी अभी नहीं होगी मगर बात तो पक्की हो सकती है ना, वो हमें अब कर लेनी चाहिए। सरदार बाबा की बात पर वो जख्मी सा मुस्कुराया। आंखों के पार सुर्ख जोड़े वाली लड़की लहराई। बार बार उसके सिल्की बालों को समेटती हुई वो लड़की अपनी सारी खूबसूरती से बेखबर मासूमियत से किसी बात पर हंसती हुई। मुझे कोई भी पसंद नहीं और मैं वाकई शादी नहीं करना चाहता सरदार बाबा। क्या किसी और वली को आप इस मुआशरे में बड़े होते देखना चाहते हैं? इस गांव का कोई भी बाइज्जत बाप मुझे अपनी बेटी नहीं देगा। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है सरदार बाबा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसकी संजीदगी और दो टोक से अंदाज पर जमान और बीजान ने एक दूसरे को देखा। वली वो तो पुरानी बातें थी, लोग अब समझदार हो गए, ऐसी बातों पर हरगिज कान नहीं धरते। तुम कहो तो हम देखें तुम्हारे लिए लड़की। जमान भी संजीदा हो चुके थे मगर वो नफ़ी में सर हिलाता एकदम उठा। उसका जख्म फिर उधरने लगा था। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी सरदार बाबा, ना आज ना कभी। मैं कभी भी अपने साथ किसी को जोड़कर उसे रुसवा नहीं कर सकता। इस मामले में मुझे माफ़ कर दें। और फिर बीजान की आवाज़ों पर भी वो नहीं रुका। जमान ने गहरा सांस लिया। जाने दो ज़मानी, वो इतनी आसानी से राज़ी नहीं होगा। और जो उसने गुजारा है वो बहुत भयानक था। बीजान दिल महसूस कर रह गई। वो उसे बसे हुए देखना चाहती थी मगर अब ये नामुमकिन सी बात लग रही थी। जीने उतरता वली बहुत तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ रहा था। यकदम ठहर गया। मर्दाने के दरवाजे में इस्तादा नफीस लाउंज में बैठी अमल को बहुत महवियत से देख रहा था। अमल ज़रा गैर आरामदेह हुई रुख तिरछा किए बैठी थी। शायद उसने नफीस को देख लिया था और अब बौखला रही थी। वली की आंखों में गुस्सा दहका। अब्रू तन गए और दांत भींच गए। उसने किचन में जाकर काम करती नूरा से अमल को बुलाने का कहा और फिर सुलगता वहीं खड़ा रहा। नूरा सर हिलाकर पलट गई। कुछ ही देर में वो ज़रा बेचैन सी आई। क्या हुआ वली, आप लाउंज में क्या कर रही थी इस वक्त? ऊपर जाकर बीजान के साथ बैठे। उसने लहजे को बहुत हमवार रखने की कोशिश की मगर फिर भी आखिरी लफ्ज़ तुर्श हुए। वो जो बेचैन थी एकदम सीधी हुई। अब्रू तान कर उसे देखा। और क्यों मानूंगी मैं आपकी बात? अमल, मैं जो कह रहा हूँ उसे समझे और जब तक नफीस हवेली में नीचे मत आइएगा। उसने ज़िंदगी में पहली बार, हाँ पहली बार उसे अमल कहा था। सिर्फ अमल। वो ज़रा हैरान हुई मगर फिर छोटी सी नाक सुकेड़ी। क्यों, आप वही हैं ना जो उस दिन कह रहे थे कि मुझे भी सबकी तरह डील करते हैं? तो जाएं, लाउंज में जितनी लड़कियां बैठी हैं उन सबको भी ऊपर जाने का कहें। वली ने बमुश्किल गहरा सांस लिया। अमल भी उसने बहुत ज़ब्त से कहा। जी वली अहमद, उसने भी उसी के अंदाज में कहा तो वो ज़रा ठंडा हुआ। आप ऊपर जाएं, बीजान के साथ आइएगा नीचे। और अगर मैं ना जाऊं तो क्या करेंगे आप? अपनी सारी झिझक भुलाए वो अपना बदला ले रही थी उससे। वली कुछ देर चुप सा हुआ। आप अच्छी बच्ची हैं, मुझे पता है आप मेरी बात ज़रूर मानेंगी। वो बेसाख्ता हंस दी। फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। निस्वारी आंखों के कांच में गुलाबी डोरे अब हर वक्त का किस्सा थे। उसका दिल धड़का। मुझे पता है कि मैं अच्छी बच्ची हूँ और ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। ये सियासी खेल किसी और के साथ खेलें कि जब मुखालिफ बात ना माने तो उसकी तारीफ़ की जाए और उससे अपनी बात मनवाई जाए। सॉरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने लगी। वो कहकर पलटने लगी तो उसकी आवाज़ ने उसे बेसाख्ता रोक दिया। नूरा, मर्दाने का दरवाज़ा बंद कर दो जाकर, और अगर कोई कुछ कहे तो उससे कहना कि लाउंज में बैठी लड़कियां गैर आरामदेह हो रही हैं। उसने उसकी पुष्ट पर नज़र जमाई नूरा से कहा तो वो पलट गई। अमल सुन सी हुई, वैसे ही रुख फेरे खड़ी ही रही। अगर किसी बात से आपको मना करूं तो मान जाया करें। और रही बात लाउंज में बैठी हर लड़की की, वो घूम कर उसके सामने आया।
उसने शहद रंग आंखें उठाई। हर लड़की अमल नहीं होती और ना वली को किसी और से कुछ लेना देना। उसने संजीदगी से कहा तो उसे हैरान छोड़कर बाहर की जानिब बढ़ गया। वो वहीं किचन में रुकी रही जब तक नूरा ने उसे आकर बताया नहीं कि वो मर्दान खाने का दरवाज़ा बंद करवा चुकी है। तब तक वो वहीं खड़ी रही। दिल अब तक कानों में धक धक कर रहा था।